नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह और नेशनल एट नाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे महामहिम द्रौपदी मुर्मू की, जहां महामहिम द्रौपदी मुर्मू कल तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर हैदराबाद पहुंची हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के हैदराबाद पहुंचने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उनका स्वागत किया। वहीं आज सुबह राष्ट्रपति डूंगीगल स्थित वायुसेना अकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड की समीक्षा की। बता दें कि सीजीपी का आयोजन भारतीय वायुसेना की विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स के प्री कमिश्नरिंग प्रशिक्षण की मांग और चुनौतियों के सफल समापन के उपलक्ष्य में किया जाता है। खबरों में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जहां पर 21 जून को पीएम मोदी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में आपको बता दें उनका पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन 22 जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राज की रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी और सीनेट में स्पीकर चार्ल्स शूमर समेत कई सांसदों के न्योते पर अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री कई प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सीईओ से बातचीत करेंगे। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से भी मुलाकात होगी। खबरों में अब रुख करेंगे उड़ीसा का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे, जहां वो ढेंकनाल जिले में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया गया था। महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान के तहत 31 मई से 30 जून तक कई कार्यक्रम हो रहे हैं और इस दौरान देश भर में पार्टी के बड़े नेता सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जैसा कि पार्टी ने सत्ता में सफलतापूर्वक 9 साल पूरे किए हैं। देश भर में कुल 41 मेगा जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, उनमें से 5 ओडिशा में आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हुए बात होगी राजधानी दिल्ली से, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित समारोह में 11 श्रेणियों में चयनित 41 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया जाएगा, जबकि ओडिशा के गंजम जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिलेगा। उदयपुर के अपूर्ण सेवा संस्थान का चयन श्रेष्ठ एनजीओ श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए मांगे गए आवेदनों की जांच के बाद चयन समिति ने विजेताओं का चयन किया है। खबरों में अब रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां केंद्र सरकार की ओर से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार इतिहास मिटा रही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की विरासतों को मिटाया और केवल एक ही परिवार की विरासत को बचाकर रखा। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस एक सिंपल फैक्ट को स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर कर रही है। एक वंश से परे ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने हमारे देश की सेवा की और निर्माण किया। चलिए अब बात होगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने हम पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर पहली बार बयान दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने 2014 में ही जब रिजॉइन किया था तब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जीतन राम मांझी बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे और उसके बाद हमारे यहाँ आकर भी अपनी बात कह रहे थे कि ये हुआ वो हुआ।
इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी पर बड़ा आरोप भी लगाया है। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। अगर मांझी यहां होते तो उस मीटिंग के भीतर जो भी होता वो खबर बीजेपी तक पहुंचा दी जाती। इसलिए हमने तय किया है तो आप हमारे साथ मर्ज कीजिए या फिर अलग हो जाइए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव जल्द होने को लेकर बयान दिया है कि क्या बात कह रहे हैं आप, क्या सीएम नीतीश ने कहा है, हम आपको आगे जरूर सुनाएंगे। खबरों में रुक करेंगे बिहार का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने गया के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि महागठबंधन से हमारी पार्टी इसीलिए अलग हुई कि नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार हैं। आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार तेजस्वी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी के साथ जाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हमारी पार्टी गरीब हित के लिए है। गरीब हित को देखते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया गया, जिसमें सभी के विचारों का सम्मान किया गया। और अब बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने राजधानी जयपुर में 3 दिवसीय किसान महोत्सव का उद्घाटन किया। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर से किसान महोत्सव में किसानों को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान की योजनाओं की चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। इस मौके पर सीएम ने महंगाई राहत शिविर कैंप का भी जिक्र किया है। तो वहीं सीएम ने लंबी बीमारी के कारण मरने वाली गायों का मुआवजा किसानों के खातों में 1 क्लिक के जरिए डाला। प्रदेश की लंपी से मरने वाली 41,000 पशुपालकों की दुधारू गायों के लिए 175 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में पहुंची। साथ ही सीएम गहलोत ने नीमका थाना और पाटन के 151 पशुपालकों को 40-40 हजार रुपए की सहायता राशि उनके खाते में डाली। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जहां उन्होंने भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की यात्रा के समापन पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पंचायत नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण हुई है। उन्होंने कहा कि भंगोर हिंसा के लिए टीएमसी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि तो टीएमसी पीड़ित है। इस मौके पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआई-एम पर जमकर निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कल तक पंचायत चुनाव के लिए 2,31,000 नामांकन हुए, जिनमें से टीएमसी ने 82,000 नामांकन किया है, लेकिन विरोधी दल ने 1.5 लाख नामांकन किया। अगर टीएमसी कुछ करती तो उसे खराब कहा जाता, लेकिन बीजेपी के ज्यादातर लोग तो हैं ही चोर, डकैत, गुंडे, उनका क्या। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने सोनभद्र से बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र को 414 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया है। सीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया है। सीएम ने कहा कि 9 साल केंद्र सरकार के पूरा होने के अवसर पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज सोनभद्र नाम के अनुसार सोने का बनने जा रहा है। आज वनाधिकार के तहत लाभार्थियों को पट्टा देने के लिए आया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि हर गरीब को शासन की सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। आज हर व्यापारी सुकून से कारोबार कर रहा है। प्रदेश में अब अपराधियों का स्थान जेल है। खबरों में अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी और इसके लिए पार्टी के बड़े नेताओं का इस महीने से दौरा भी शुरू हो जाएगा। 15 साल बाद सत्ता से बाहर हुई बीजेपी ने फिर से सत्ता में आने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया और यही वजह है कि अब दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों का दौरा तय होने लगा है। पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह 22 जून और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 जून को छत्तीसगढ़ आएंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे। विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। प्रशिक्षण शिविर का दूसरा सत्र आज रायपुर में आयोजित होगा। 18 जून को रामपुर, लोरमी और बिल्हा में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है और 19 जून को अकलतरा, जांजगीर चांपा में शिविर आयोजित किया गया है। चलिए बात होगी कर्नाटक की, जहां पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गृहलक्ष्मी योजना को लेकर बैठक की है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना को लेकर घोषणा की थी। साथ ही ये भी कहा था कि योजना को लेकर आवेदन किए जा रहे हैं। इसके तहत परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। कहा गया कि लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही मंत्री लक्ष्मी हेबलकर ने कहा है कि इस योजना से सरकार के
सालाना 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। साथ ही बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारक आवेदन जमा कर सकते हैं। वे सेवा सिंधु पोर्टल, बेंगलुरु वन, कर्नाटक वन और ग्राम वन केंद्रों में निःशुल्क आवेदन भी जमा कर सकते हैं। आवेदकों को अपना और पति का आधार कार्ड जमा करना होगा। आपको ये भी बता दें, किसी भी तरह के संदेह या परेशानी के लिए लाभार्थी 1902 पर कॉल कर सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं। और अब बात होगी हैदराबाद की, जहां पर कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय 3 दिवसीय G20 बैठक की शुरुआत हुई। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विभिन्न देश के कृषि मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक भी शामिल हुए। बैठक के पहले दिन कृषि एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने हैदराबाद के नोवोटेल में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अत्याधुनिक कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित कर रही है। पहले सत्र के समापन के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है और कृषि के क्षेत्र में भारत दूसरे देशों के लिए भी आगे बढ़कर काम कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं अरब सागर से उठे चक्रवात बिपरजॉय की। इसके कारण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार भी मिल सकते हैं। मौसम विभाग ने आपको बता दें कि बाकायदा इसके लिए पूर्वी भारत में मानसून को आगे बढ़ाने में मददगार होने की संभावना जाहिर की है। इधर पूर्वी भारत फिलहाल भीषण गर्मी की चपेट में भी है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर 11 मई से मानसून की गति धीमी है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात बिपरजॉय ने दक्षिणी पश्चिम मानसून की गति को प्रभावित किया। वहीं मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि 18 जून से 21 जून तक पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिहाज से परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। और अब बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर बिपरजॉय तूफान गुजरात के तटों से टकराने के बाद अभी तूफान राजस्थान की तरफ बढ़ गया है। यहां हवा की रफ्तार 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब है। मौसम विभाग ने कहा कि तूफान के चलते राजस्थान में भारी बारिश हुई है। अगले 4 दिन तक राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश होगी। कच्छ में भीषण बारिश की संभावना जताई गई है। तूफान के चलते दिल्ली में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 17 जून को बाड़मेर, जोधपुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया, जबकि भीलवाड़ा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, नागौर में तेज गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मौसम में अगले 24 घंटे में तेजी से बदलाव होगा। वहीं मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया। आपको बता दें कि प्रदेश में दिन और रात के मौसम में लगातार गर्मी में इजाफा होगा। राजधानी लखनऊ में रात में मौसम जो है सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़त दर्ज की गई, तो वहीं दिन का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड रहा। इसके साथ ही बिपरजॉय का तूफान का असर अब मध्य प्रदेश में दिखने को मिलेगा ही और उत्तर प्रदेश में भी इसके आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते ये चेतावनी जाहिर की गई है। 17 जून से ही तूफान का असर प्रदेश भर में दिखेगा, लेकिन वहीं 19 से 21 जून के बीच मानसून भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। खबरों में अब रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि फिल्म में हिंदू के आराध्यों को विवादित ढंग से दिखाया गया, जबकि किसी भी रामायण में इस तरह का चित्रण नहीं किया गया। इस तरह से फिल्म निर्माताओं ने देवताओं का मजाक उड़ाया। याचिका में कहा गया कि उस पर रोक लगाई जाए और विवादित सीन को हटाने तक उसे प्रदर्शित न करने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड, तमिलनाडु सरकार, फिल्म निर्माता ओम राउत और टी सीरीज को प्रतिवादी बनाया। चलिए बात करते हैं झारखंड की, जहां समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले पारा शिक्षक वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। सहायक अध्यापक संघ मोर्चे के आह्वान पर पारा शिक्षक आज रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। पारा शिक्षकों ने इस घेराव कार्यक्रम में आने वाले मंत्रियों को भी आमंत्रण पत्र सौंपा। सहायक अध्यापक
सेवा शर्त नियमावली के लागू नहीं होने के विरोध और अपनी मांगों के समर्थन में पारा शिक्षक के घेराव कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको यहाँ पे बता दें कि पारा शिक्षकों के अनुसार नियमावली के कुछ बिंदुओं पर सरकार अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। चलिए इसी के साथ नेशन@9 में अभी के लिए बस इतना ही।